नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिन भर की भाग दौड़ और शोर शराबे के बाद थोड़ा सुकून चाहिए ना, बस वही लेकर आया हूं। उम्मीद है आप तैयार हैं मेरे साथ कुछ पल बिताने के लिए। सच कहूं, आप लोग हैं तो मैं हूं। आप ही की वजह से रोज नई हिम्मत मिलती है एक नई कहानी लाने की। हम दूर जरूर हैं पर सच में हम एक परिवार की तरह ही तो हैं। और आज जो कहानी मैं लाया हूं ना, वो सिर्फ डराने वाली बात नहीं है। ये आपके भरोसे को हिला देगी। कोंकण का वो समंदर किनारा और वहां एक पुरानी हवेली, माया हवेली। 8 दोस्त गए थे वहां मौज मस्ती करने, पर उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि वो जिस घर में कदम रख रहे हैं वो तो बरसों पहले ही जलकर राख हो चुका था। जरा सोचिए, जिस बिस्तर पर आप अभी लेटे हैं, जिस छत के नीचे आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या हो अगर वो वहां है ही नहीं? क्या हो अगर वो सब सिर्फ एक धोखा हो, एक माया? यकीन मानिए, जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो एक पल के लिए मुझे भी लगा कि मेरे कमरे में मेरे सिवा कोई और भी है। हर डर के पीछे एक भयानक सच होता है और आज आप उसी सच से टकराने वाले हैं। बस उस अंधेरे में उतरने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाता रहूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट में सच सच बताना, क्या कभी किसी सुनसान जगह पर जाकर आपको भी लगा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है? तो अब एक गहरी सांस लीजिए, कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए और अपने ईयरफोन्स को ठीक से लगा लीजिए, क्योंकि माया हवेली का दरवाजा खुलने वाला है और वहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं उस खौफनाक सफर पर। शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का सन्नाटा बहुत गहरा हो चुका था। बाहर बस समंदर की लहरों का शोर था, बाकी पूरी दुनिया खामोश। कमरे के अंदर सिर्फ एयर कंडीशनर की वो हम जैसी एक समान आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी अचानक श्रीजा की आंख खुली, और वो भी कैसे? एक भयानक घबराहट के साथ उसने जोर से सांस खींची, जैसे कोई उसे पानी में डुबो रहा हो और वो अचानक सतह पर आई हो। धक 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 उसकी छाती बुरी तरह कांप रही थी। कमरा ठंडा था, ऐसी चल रहा था, फिर भी उसकी टी शर्ट पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। गला तो ऐसा सूख रहा था मानो अंदर कांटे उग आए हों। उसने अपने कांपते हाथों से बेड के साइड टेबल पर टटोला। उंगलियां ठंडी धातु की बोतल से टकराईं। झपट कर बोतल उठाई, मुंह से लगाई, लेकिन एक बूंद भी नहीं। श्रीजा को गुस्सा भी आया और रोना भी। बोतल वहीं पटकी। माथे पर आए गीले बालों को पीछे करते हुए झुंझलाकर खुद से बोली, हद है यार, अभी 10 मिनट पहले तो मिताली पानी रख कर गई थी, क्या खाली बोतल टिका गई थी? प्यास अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। ना चाहते हुए भी उसे उस कंबल की गर्मी छोड़नी पड़ी। उसने बेड से पैर नीचे उतारे। उफ, फर्श की टाइल्स बर्फ जैसी ठंडी थीं। कमरे का दरवाजा खोला तो एक अजीब सी भारी खामोशी ने उसका स्वागत किया। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, बस कहीं दूर से सड़क की लाइट की हल्की पीली रोशनी आ रही थी। श्रीजा कॉरिडोर में आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे यह सन्नाटा उसे निगलने के लिए तैयार बैठा हो। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, उसके कदम अचानक जम गए। हवा में एक अजीब सा भारीपन भर गया था। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। यह वही एहसास था जो चीख चीख कर कह रहा था कि वह अकेली नहीं है। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था, बहुत करीब। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर बिना पीछे मुड़े लड़खड़ाती हुई आवाज में उसने पूछा, कौन है वहां? मिताली, तू है क्या? एक पल की गहरी खामोशी छा गई। फिर पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, हाँ रे, मैं ही तो हूँ। श्रीजा की जान में जान आई। सांस जैसे वापस लौट आई। राहत की एक हल्की लहर के साथ उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कद काठी बिल्कुल मिताली जैसी। श्रीजा ने छाती पर हाथ रखते हुए हल्की नाराजगी से कहा,
तू पागल है क्या? डरा दिया यार। और तेरा कमरा तो नीचे है ना, इतनी रात को यहाँ ऊपर भूत बनकर क्यों खड़ी है? अंधेरे में लिपटी वह आकृति हिली तक नहीं, बस वहीं स्थिर खड़ी रही। फिर उसकी आवाज आई, वही मिताली की आवाज, लेकिन इस बार उसमें कोई भाव नहीं था, एकदम सपाट, ठंडी और बेजान। मैं तो तेरे पास ही आई थी। श्रीजा ने हैरानी से भौहें सिकोड़ी। मेरे पास? क्यों? फिर जैसे कुछ याद आ गया हो उसने कहा, और सुन, तू जो बोतल देकर गई थी ना, एक बार चेक तो कर लेती, उसमें पानी था ही नहीं। अब प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। तभी माहौल में कुछ बदल गया। वह परछाई एक कदम आगे बढ़ी और एक अजीब डरावनी शांति के साथ उसने जवाब दिया, अगर बोतल में पानी होता तो तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती ना श्रीजा। श्रीजा का दिमाग सन्न रह गया। कांपती हुई, उलझन से भरी आवाज में उसने पूछा, मतलब मैं बिना वजह बाहर क्यों आऊंगी? उस परछाई की आवाज आई, अगर तू बाहर नहीं आती तो मेरा काम कैसे होता? इतना कहते ही वह परछाई जोर जोर से हंसने लगी। वह हंसी बिल्कुल सामान्य नहीं थी, वह किसी सूखे गहरे कुएं से उठती हुई खोखली और बेजान आवाज जैसी थी। उसी पल बादलों के पीछे से चांद की हल्की रोशनी छनकर अंदर आई और सीधे उस आकृति के चेहरे पर पड़ गई। श्रीजा की चीख गले में ही घुट गई। वह मिताली नहीं थी, सामने खड़ी चीज का जबड़ा अस्वाभाविक रूप से टूटा हुआ था और उसकी छाती तक लटक रहा था। उसकी मुस्कान गालों को चीरती हुई कानों तक फैली हुई थी और आंखें, वहां आंखें थी ही नहीं, बस दो गहरे काले अंतहीन गड्ढे थे जो श्रीजा को घूर रहे थे। लेकिन आवाज अब भी मिताली की ही थी। उस भयानक चेहरे ने एक खनकती हुई, रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा, क्या हुआ श्रीजा? अपनी दोस्त को नहीं पहचाना? एक पल की ठहरी हुई खामोशी के बाद उसने जोड़ा, खुश रहना। इससे पहले कि श्रीजा का सुन्न पड़ चुका दिमाग उसे भागने का इशारा करता, उस साये ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। हवा में हाथ पैर मारती हुई श्रीजा ने अपना संतुलन खो दिया। वह उन आलीशान संगमरमर की सीढ़ियों से किसी बेजान गुड़िया की तरह लुढ़कती चली गई। उसके गिरने की जोरदार धमक और हड्डियों के चटकने की आवाज बाहर समंदर की उफनती लहरों के शोर में धीरे धीरे गुम हो गई। अगली सुबह सूरज तो निकल आया था, लेकिन गुहागर की उस पुरानी माया हवेली में उजाला नहीं, सिर्फ मातम पसरा हुआ था। हॉल में सन्नाटा था, इतना गहरा कि अगर कोई सांस भी ले तो वह भी शोर जैसी लगती। और वहीं फर्श पर सफेद चादर से ढकी एक लाश पड़ी थी। इंस्पेक्टर विश्वास सालुंके, उम्र कोई 50 के आसपास, वर्दी की जेबों में हाथ डाले वह चुपचाप लाश को घूर रहे थे। आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी चुभती हुई सख्ती थी। पास ही सोफे पर रेवती बैठी थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था। हिचकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। टूटती हुई आवाज में उसने कहा, साहब सोहम सुबह वॉक के लिए उठा था, तभी उसकी चीख सुनाई दी। हम दौड़कर नीचे आए तो देखा हमारी श्रीजा। उसकी आवाज वहीं टूट गई। आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाई। सालुंके ने लाश से नजर हटाई। अब वह उन 7 दोस्तों को देख रहे थे, ऐसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तौल रहा हो। भारी और सख्त आवाज में उन्होंने कहा, देखो तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम भी समझ रहे हो कि यह कोई नॉर्मल मौत नहीं है। उन्होंने एक पल रुककर पूछा, सीढ़ियों से गिरने पर क्या होता है? हाथ पैर टूटते हैं, सिर फटता है, बस। फिर उनकी आवाज और कठोर हो गई, लेकिन इसका चेहरा देखा है तुमने? पूरा हॉल सिहर उठा। इंस्पेक्टर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जिस तरह से इसका जबड़ा टूटा है, पूरी तरह चकनाचूर हुआ है, वह गिरने से नहीं होता। उन्होंने लाश की ओर इशारा किया। ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने या किसी बेहद ताकतवर चीज ने पूरी ताकत से, पूरे गुस्से में इसके चेहरे पर वार किया हो। यह सुनते ही सबकी जान जैसे सूख गई। वे 8 दोस्त जो कल तक यहाँ हंसी मजाक कर रहे थे, अपनी शॉर्ट फिल्म बनाने के सपने देख रहे थे, आज उनमें से एक हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सबके दिमाग में
बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था। श्रीजा की माँ, वह तो बेचारी विधवा हैं, अपनी इकलौती बेटी के सहारे जिंदगी जी रही थीं। अब उन्हें क्या जवाब देंगे? माहौल का भारीपन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अथर्व, जो पसीने से तरबतर हो चुका था, कांपती हुई आवाज में बोला, भाई मुझे नहीं लगता अब यहाँ कोई शूटिंग वूटिंग हो पाएगी। भाड़ में गई फिल्म, चलो अभी सामान पैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। रेवती ने आंसू पोंछते हुए उसकी बात काट दी। हाँ, अथर्व सही कह रहा है, मुझे यहाँ एक पल भी रुकना सेफ नहीं लग रहा। प्लीज यार चलते हैं। वे लोग उठने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर सालुंके ने हवा में अपना हाथ उठा दिया। एक खामोश इशारा और सबके कदम वहीं थम गए। रुकिए। उनकी आवाज में साफ हुक्म था। अभी कोई भी यह शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोहम ने हकलाती हुई आवाज में पूछा, मतलब हम क्यों नहीं जा सकते? सालुंके के चेहरे पर एक तीखी चुभती हुई मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, मतलब बिल्कुल साफ है, जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम सब शक के घेरे में हो। उन्होंने एक पल रुककर आगे कहा, हवेली अंदर से बंद थी, बाहर से कोई आया नहीं, अंदर से कोई गया नहीं। उनकी आवाज और सख्त हो गई। इसका मतलब साफ है, कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम दोस्तों में से ही कोई एक है। फिर उन्होंने सीधा सबकी तरफ देखा, इसलिए यहां से हिलने की सोचना भी मत। इंस्पेक्टर की यह बात जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक गई। सब हताश होकर वहीं सोफों पर ढेर हो गए। याद है 3 महीने पहले कॉलेज में श्रीजा ने ही तो सबसे पहले कहा था, यार ऑडियो स्टोरीज बहुत हो गईं, अब कुछ विजुअल करते हैं, एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। यह ट्रिप उसी का आइडिया थी। और आज वही, जब सब अपने अपने गम और डर में डूबे हुए थे, इंस्पेक्टर सालुंके दरवाजे की तरफ बढ़े। चौखट पर पहुंचकर वह अचानक रुके, फिर धीरे से पीछे मुड़े। एकदम सपाट आवाज में बोले, और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना। उन्होंने साफ कहा, जिस कमरे में कल रात मिस श्रीजा रुकी थी वह कमरा अब सील रहेगा। पुलिस की परमिशन के बिना गलती से भी उस कमरे में सोने या जाने की कोशिश मत करना। इतना कहकर उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी, लगभग डरावनी मुस्कान तैर गई और बिना कोई जवाब सुने वह बाहर निकल गए। उनके जाते ही हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार डर का साया और भी गहरा था। निरंजन अपनी जगह से थोड़ा हिलते हुए बहुत धीमी आवाज में बोला, भाई मुझे यह पुलिस वाला बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसकी बातों में, उसकी स्माइल में कुछ तो अजीब था। और सिर्फ वही नहीं, यह जगह, यह घर, सब कुछ बहुत मनहूस लग रहा है यार। अथर्व अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए झुंझलाहट में बोला, देखो यार, सच कहूं मेरी भी हालत खराब है। यहाँ का एक एक पल मेरा दम घोंट रहा है। लेकिन वह खड़ूस पुलिस वाला साफ मना करके गया है। अगर हमने यहाँ से भागने की बेवकूफी की ना तो सीधा हम ही फंसेंगे। पुलिस को लगेगा कि हमने ही कुछ किया है। बाकी सब डरे हुए थे, लेकिन मिताली, उसकी हालत सबसे अलग थी। वह सोफे पर किसी पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर न डर था न दुख, बस एक अजीब सा सूनापन। अथर्व की बातों का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। मिताली ने बस शून्य में ताकते हुए बेहद रूखी और धीमी आवाज में कहा, डरने से क्या होगा अथर्व, जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, और जो होना था वह तो हो चुका। उसने हल्का सा रुककर जोड़ा, चलो अब खाना खा लेते हैं। दिन भर की भाग दौड़ और रोने धोने से शरीर टूट रहा है। उसकी यह एकदम सपाट बात सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन क्या करते। पेट की भूख और थकान भी अब हावी हो चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा जा चुका था। दाल चावल की गरम भाप उठ रही थी, लेकिन आज खाने की खुशबू किसी को भी लुभा नहीं पा रही थी। निवाला मुंह तक जाता, लेकिन गले से नीचे उतर नहीं पा रहा था। टेबल के एक कोने में रखी वह खाली कुर्सी सबको
काट काट कर चुभ रही थी। श्रीजा की कुर्सी, वही श्रीजा जिसकी जिद और उसी के प्लान की वजह से आज वे सब इस माया हवेली में थे, और आज वही उनके बीच नहीं थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि चम्मच के प्लेट से टकराने की आवाज भी बम धमाके जैसी लग रही थी। किसी तरह बेमन से सबने खाना खत्म किया, फिर भारी कदमों के साथ सब अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। इंस्पेक्टर सालुंके के आदेश के मुताबिक श्रीजा के कमरे पर एक बड़ा सा ताला लटका दिया गया था। उस बंद दरवाजे को देखते ही सबके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। रात के करीब 3 बज रहे थे। बाहर समंदर उफान पर था। लहरों के टकराने का शोर और सन्नाटे में गूंजते झींगुरों की आवाज मिलकर एक डरावना संगीत बना रहे थे। मिताली अपने कमरे में गहरी नींद में थी कि तभी एक अजीब और तीखी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। म्याऊं म्याऊं, किसी बिल्ली के रोने की आवाज। इतनी रात गए और वह भी इतनी दर्दनाक। मिताली हड़बड़ाकर उठ बैठी। कमरे में घना अंधेरा था। आवाज की दिशा में उसने बेड के नीचे देखा और उसकी धड़कनें जैसे रुक गईं। वहां अंधेरे में 2 चमकती हुई हरी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। एक स्याह काली बिल्ली जो अंधेरे का ही हिस्सा लग रही थी, एकटक मिताली को घूर रही थी और लगातार रोए जा रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मनहूसियत थी। मिताली का गला सूख गया। उसने खुद से ही कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? सोने से पहले मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह चेक की थीं, सब बंद थीं, तो यह अंदर कहां से आई? डर और हैरानी के बीच उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। बिल्ली को भगाने के लिए उसने बेड से नीचे पैर उतारे। फर्श एकदम ठंडा था। वह धीरे धीरे दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। बिल्ली अब भी उसे घूरे जा रही थी। अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मिताली ने हाथ हिलाते हुए थोड़ी तेज लेकिन दबाई हुई आवाज में फुसफुसाया, हट जा, भाग यहां से। उसकी आवाज सुनते ही बिल्ली ने एक झटके में करवट ली और बिजली की रफ्तार से दौड़ती हुई खुले दरवाजे से बाहर कॉरिडोर में निकल गई। अरे, ये तो बाहर गई। बिल्ली को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए मिताली भी तेजी से उसके पीछे लपकी और कमरे से बाहर आ गई। लेकिन कॉरिडोर में कदम रखते ही वह सन्न रह गई। सामने एक लंबा वीरान गलियारा फैला हुआ था जिसमें हल्की सी मूनलाइट आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। न बिल्ली, न उसके पंजों की आवाज, न कोई परछाई। वह काली बिल्ली जैसे हवा में धुआं बनकर उड़ गई हो। इतनी जल्दी कोई जानवर इतनी दूर कैसे जा सकता है? मिताली की सांसें तेज चलने लगी। वह खाली कॉरिडोर में अकेली खड़ी थी और एक अनजाना डर धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। उस वीरान लंबे खाली कॉरिडोर में अब बिल्ली का नामो निशान तक नहीं था। मिताली की धड़कनें मानो बेकाबू घोड़ा गाड़ी बन चुकी थीं। सीने में दिल जोर जोर से टकरा रहा था। घबराहट के मारे उसका गला सूख गया था। वो धीरे धीरे वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ी। अभी उसने एक कदम ही बढ़ाया था कि अचानक हवा का एक जोरदार हिंसक झोंका आया। धड़ाम! उसके कमरे का दरवाजा जो अभी अभी खुला था उसके ठीक मुंह पर पूरी ताकत से बंद हो गया। मिताली तो जैसे उछल ही पड़ी। उसने हड़बड़ाकर दरवाजे का हैंडल पकड़ा, घुमाया, खींचा, लेकिन वो जाम हो चुका था। ये कैसे बंद हो गया? उसकी आवाज खुद उसके कानों में अजनबी सी लग रही थी। वो हैंडल से जूझ ही रही थी कि तभी उसके ठीक पीछे बिल्कुल कान के पास एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाती आवाज आई, मिताली, ए मिताली। वो आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। वो गीली थी, भारी थी और बेहद जानी पहचानी। मिताली की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसका खून जैसे जम गया हो। ये आवाज
ये तो श्रीजा की थी, पर वो तो मर चुकी है ना, उसकी बॉडी तो कल ही ले गए थे। तो फिर ये क्या है? मिताली की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, फिर भी किसी कठपुतली की तरह कांपते हुए वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर जहां हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, वहां एक साया खड़ा था। सफेद कपड़े और लंबे बिखरे हुए बाल जो चेहरे के आगे लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, और वो साया जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ लग रहा था। माहौल में मौत जैसी गहरी खामोशी थी। फिर उस साये ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। कट कट, हड्डियों के टकराने जैसी एक सिहरन भरी आवाज, और फिर एक अजीब शिकायत भरे लहजे में उसने पूछा, क्या हुआ मिताली? मेरी तरफ देखेगी नहीं? साया धीरे धीरे घिसटते हुए कदम बढ़ाने लगा। हर कदम के साथ जमीन जैसे कराह उठती थी। आवाज अब और भारी हो चुकी थी, और भी ज्यादा डरावनी। तूने मुझे मार डाला ना मिताली, खत्म कर दिया मुझे। मौत को अपनी तरफ बढ़ते देख मिताली का गला रुंध गया। उसकी सांस सीने में ही अटक गई। वो पीछे खिसकती हुई सीधी दीवार से जा चिपकी। हाथ पैर सब सुन्न पड़ चुके थे, और फिर वो पागलों की तरह चीख पड़ी, नहीं नहीं यार, मैंने कुछ नहीं किया श्रीजा। उसकी आवाज रोते रोते टूट रही थी। कसम से मेरा यकीन कर, मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे जाने दे। लेकिन वो आकृति अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। इतनी करीब कि सड़े हुए मांस की भयानक बदबू मिताली की नाक में भर गई। उसका दम घुटने लगा। तभी उस साये ने बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, मैं तो तुझे कुछ नहीं करूंगी। और इतना कहते ही एक झटके से उसके चेहरे के सामने लटके हुए बाल हट गए। मिताली की आंखें खौफ से बाहर की तरफ उभर आईं। उसकी सांस हल्क में अटक गई। वो श्रीजा नहीं थी। वो चेहरा वो किसी इंसान का था ही नहीं। इससे पहले कि मिताली कुछ समझ पाती, माया हवेली की पुरानी दीवारें एक भयानक राक्षसी हंसी से गूंज उठीं, और उसी पल बाहर समंदर की उफनती लहरों के शोर के साथ मिताली की आखिरी दर्दनाक चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगली सुबह का मंजर पहले दिन से भी ज्यादा खौफनाक था। हॉल में फिर से वही मातम, वही पुलिस, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार डर दोगुना था। इंस्पेक्टर विश्वास सालुंके फर्श पर पड़ी लाश को खामोशी से देख रहे थे। इस बार बारी मिताली की थी। लाश की हालत ऐसी थी कि पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा मुंह को आ जाए। इंस्पेक्टर सालुंके अपनी झुंझलाहट और भीतर छिपे डर को काबू में नहीं रख पाए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? फिर माथे से पसीना पोंछते हुए अपने कांस्टेबल की तरफ देखा। फिर एक खून, और वो भी इतनी बेरहमी से। ये कोई नॉर्मल कातिल नहीं है। सच में मिताली की लाश को देखना तक मुश्किल हो रहा था। उसके गले पर किसी चाकू का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने या फिर किसी शैतान ने अपने नंगे हाथों से उसकी सांस की नली को खींचकर बाहर निकाल लिया हो। मांस बुरी तरह नोचा गया था। फर्श पर बिछा कीमती कालीन अब खून से लथपथ होकर गाढ़ा लाल हो चुका था। शूटिंग टीम के बचे हुए लोग हॉल के एक कोने में दुबके हुए खड़े थे। सन्नाटा ऐसा कि किसी की सांस की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सोहम का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने हकलाते हुए रुआसे स्वर में कहा, सर, हमें इसी बात का डर था। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अगर हम यहां रहे ना तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कल श्रीजा, आज मिताली। वो एक पल को रुका, सांस ली, फिर बोला, कल
पता नहीं किसकी बारी होगी। आंखों में आंसू लिए उसने हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए साहब। इंस्पेक्टर सालुंके ने एक गहरी सांस ली। वो भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि मामला अब उनके हाथ से धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग ठीक कह रहे हो। 2 दिन में 2 ऐसी भयानक मौतें। वो रुके, सांस ली। यहाँ रुकना सच में जानलेवा है। फिर थोड़ी मजबूरी, थोड़ा अफसोस आवाज में उतर आया, लेकिन कानून के हाथ बंधे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बीच में जब तुम सब सस्पेक्ट हो। उन्होंने सिर हल्का सा झुकाया। मैं तुम्हें शहर छोड़ने की परमिशन नहीं दे सकता। फिर लाश की तरफ इशारा करते हुए धीमी दबती हुई आवाज में जोड़ा, मैं हेडक्वार्टर से बात करता हूँ कि क्या किया जा सकता है। एक पल रुककर फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहा हूँ। पुलिस की जीप का सायरन धीरे धीरे दूर होता गया, लेकिन उसके जाने के बाद माया हवेली के उस बड़े से हॉल में जो सन्नाटा छाया, वो किसी तूफान से पहले की खौफनाक शांति जैसा था। हवा में अब भी मौत की गंध तैर रही थी। अथर्व वो तो सुबह से एक शब्द भी नहीं बोला था, बस ड्राइंग रूम की बड़ी खिड़की के पास खड़ा बाहर उफनते समंदर को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें पथरा गई थीं, जैसे उन लहरों में किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। सोहम से उसकी ये चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं हुई। वो भारी कदमों से अथर्व के पास गया, कंधे पर हाथ रखा और हल्के झटके से उसे झकझोर दिया। भाई, कब तक ऐसे मूर्ति बना खड़ा रहेगा? उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। कुछ तो बोल यार। एक पल रुककर गहरी सांस ली, फिर बोला, तेरा ये चुप रहना हम सबको और ज्यादा डरा रहा है। अथर्व एक झटके के साथ सोफे से खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से अचानक जगा दिया हो। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में एक अजीब सा खौफ। उसने कांपती हुई बहुत धीमी आवाज में कहा, ये घर ठीक नहीं है सोहम, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी यार। उस दिन उस आदमी और उस लड़के ने जो कहा था ना, वो मजाक नहीं था। सोहम का माथा ठनक गया। वो झुंझलाते हुए बोला, अरे यार, तू फिर वही बात लेकर बैठ गया। हम यहाँ अपने 2 दोस्तों को खो चुके हैं और तुझे उस पियक्कड़ की बकवास याद आ रही है। एक लोकल शराबी ने नशे में कुछ भी बड़बड़ाया होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अथर्व ने पलटकर सोहम की आंखों में देखा। उसकी नजरों में इतनी गंभीरता थी कि सोहम एक पल के लिए सहम गया। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, वो आदमी शराबी हो सकता है सोहम, लेकिन उसकी चेतावनी सच साबित हो रही है। हमारे 2 दोस्त अब हमारे बीच नहीं हैं। और वो लड़का, वो तो नशे में नहीं था ना? उसकी आंखों में जो डर था वो झूठ नहीं हो सकता। सोहम ने अपनी हताशा छिपाने की कोशिश की और लॉजिक का सहारा लेते हुए बोला, दिमाग से काम ले अथर्व, ये भूत प्रेत की कहानियां छोड़, हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। खून कौन कर रहा है? हम में से ही कोई एक या फिर कोई बाहर का पागल इस घर में छुपा बैठा है। अथर्व ने बेबसी में धीरे से सिर हिलाया और फिर कड़ाई से बोला, भाड़ में गया तेरा लॉजिक सोहम। अब और नहीं। मैं इंस्पेक्टर सालुंके को सब कुछ सच सच बताने जा रहा हूँ। अब वही समझेंगे कि आगे क्या करना है। शाम होते होते माया हवेली में अंधेरे के साथ साथ डर भी गहराने लगा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। कमरों में लाइटें जल रही थीं, लेकिन वो मनहूसियत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी इंस्पेक्टर सालुंके वापस लौटे। सुबह वाली अकड़, वो रौबदार अंदाज अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थीं। उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई फाइल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जोर से डाइनिंग टेबल पर पटका। धड़ाम, उस तेज आवाज से सब चौंक गए। सालुंके ने एक गहरी थकी हुई सांस ली और भारी आवाज में बोले, मैंने अपनी 25 साल की सर्विस में आज तक ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। जो दोस्त डरे सहमे बैठे थे वो सब तुरंत आगे बढ़ आए।
निरंजन ने घबराती हुई आवाज में पूछा। क्या आया है रिपोर्ट में सर? मिताली को कैसे मारा गया? सालुंके ने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट भरा और फिर सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी अविश्वास तैर रहा था। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने भारी आवाज में खुलासा किया, मिताली के गले की नली किसी चाकू या किसी धारदार हथियार से नहीं काटी गई है, उसे नोचकर बाहर निकाला गया है। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सालुंके ने अपनी बात पूरी की और फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि घावों के जो निशान मिले हैं वो किसी इंसान के नहीं हैं, वो किसी जानवर के हैं, किसी बहुत बड़ी बिल्ली के दांतों के निशान। बिल्ली, ये शब्द सुनते ही अथर्व अपनी जगह से उछल पड़ा। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो लगभग चीख पड़ा, मुझे पता था सर, मैं आपको यही बताना चाहता था। अब सब कुछ आपस में जुड़ रहा है। सालुंके ने अपनी भौहें सिकोड़ी, हैरानी से पूछा, क्या जुड़ रहा है मिस्टर अथर्व? आप कहना क्या चाहते हैं? पहेलियां मत बुझाइए। अथर्व ने एक लंबी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन अब राज छुपाने का कोई मतलब नहीं था। सच सामने लाने का वक्त आ चुका था। कांपती हुई आवाज में उसने कहना शुरू किया, सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब हम लोग इस माया हवेली में आ रहे थे ना, तो रास्ते में हमारे साथ एक अजीब घटना हुई थी। उस वक्त हमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब लगता है कि हमारी बर्बादी की शुरुआत वहीं से हुई थी। अथर्व की सांसें तेज हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मनहूस पल को दोबारा जी रहा हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट पर काबू पाया और फिर बोलना जारी रखा। होंठ चाटते हुए, कांपती हुई आवाज में उसने कहा, सर, उस दोपहर जब हम चिपलून की हद में दाखिल हुए ना, तो माहौल एकदम बदल गया था। वो जगह जरूरत से ज्यादा सुनसान थी। दूर दूर तक न कोई होटल, न कोई बस्ती। शहर के शोर शराबे से हम करीब आधा घंटा दूर निकल आए थे। इंस्पेक्टर सालुंके, जो अब तक कुर्सी पर आराम से टिके हुए थे, धीरे धीरे आगे की ओर झुक गए। आंखों में सवाल लिए उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ? अथर्व ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। यादें उसे जकड़ने लगी थीं। वो बोला, हमें लगा शायद हम रास्ता भटक गए हैं। सड़क किनारे एक 20-22 साल का लड़का खड़ा था। उसे देखकर सोहम ने गाड़ी रोक दी ताकि कंफर्म कर सके। अथर्व की आंखों के सामने वो दोपहर फिर से जिंदा हो गई। धूप तीखी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। अथर्व ने याद करते हुए कहा। सोहम ने कार का शीशा नीचे किया और उस लड़के को आवाज दी, अरे भाई, जरा सुनना, ये माया हवेली किस तरफ पड़ेगा? हमारे मैप में लोकेशन यहीं कहीं दिखा रहा है। लड़के के चेहरे पर जो भाव आए, उन्हें अथर्व आज तक नहीं भूल पाया था। वो लड़का उन्हें इस तरह घूर रहा था जैसे उन्होंने किसी दूसरी दुनिया का पता पूछ लिया हो। हैरानी और डर दोनों मिले जुले स्वर में उसने जवाब दिया था, क्या माया हवेली? भाई साहब, आप होश में तो हैं? इधर तो कोई हवेली नहीं है। यहाँ तो बस झाड़ छंखाड़ है और श्मशान जैसी खाली जमीन। जो भी लोग रहते हैं वो पीछे शहर में हैं। उस वक्त अथर्व को लगा था कि शायद वह लड़का अनपढ़ है या फिर जानबूझकर उन्हें गुमराह कर रहा है। वह खुद गाड़ी से उतरकर बाहर आया था। चिढ़ते हुए अथर्व ने कहा था, अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास पक्का एड्रेस है। बहुत पुरानी और बड़ी हवेली है वो। वहाँ कोई न कोई केयर टेकर भी तो होगा। लड़के ने उन्हें अजीब सी दया से भरी नजरों से देखा था। फिर वह धीमे स्वर में बोला, साहब, आप जिस घर को ढूंढ रहे हैं ना, वो आज की बात नहीं है। 25-30 साल पुरानी बात है। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वह एक पल रुका, फिर बोला, लेकिन बापू बताते हैं कि उस घर में एक बार भयानक आग लगी थी। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इंस्पेक्टर सालुंके की रीढ़ एकदम सीधी हो गई। उनकी पुलिसिया इंद्रियां अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थीं। अथर्व ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब उसकी आवाज और भी भारी हो गई थी। लड़के ने बताया था कि उस आग में घर का मालिक और उसकी 2 जवान बेटियां जिंदा जल गई थीं। वह निगल कर बोला, और सर, सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके साथ उनकी एक पालतू बिल्ली भी थी, बिल्कुल कोयले जैसी, एकदम काली बिल्ली। वो भी उसी आग में तड़प तड़प कर मर गई थी। काली बिल्ली का जिक्र होते ही ड्राइंग रूम में
ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह कानों में गूंजने लगी। मिताली की मौत का मंजर सबकी आंखों के सामने तैर गया। अथर्व ने सिहरते हुए आगे कहा, उस लड़के ने एक और चेतावनी दी थी सर। उसने बताया था कि उस वक्त जो पुलिस वाला इस केस की जांच करने आया था, उसकी भी बहुत रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। गांव वाले कहते हैं कि उन झलकर मरने वालों की भटकती आत्माओं ने ही उसे मार डाला था। तब से उस खंडहर की तरफ कोई नहीं जाता और अमावस की रातों में आज भी वहां बिल्ली के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। अथर्व चुप हो गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। पास ही बैठी रेवती, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। सुबकते हुए रुंधे गले से उसने कहा, हमने उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया सर। हमें लगा वो कोई लोकल गनवार लड़का है जो हमें डराकर मजे ले रहा है, या शायद वो चाहता ही नहीं था कि हम शहर के लोग वहां रुकें। काश हमने उसकी बात मान ली होती और गाड़ी वहीं से वापस मोड़ ली होती सर, काश। अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस शाम को, उस डरावने मंजर को अपने दिमाग से खुरच कर निकाल फेंकना चाहता हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आगे बताना शुरू किया। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, सर, उस लड़के की बात को इग्नोर करके जब हम आखिरकार इस माया हवेली के मेन गेट पर पहुंचे ना, तो सूरज डूब रहा था। लोहे का वो भारी भरकम गेट पूरी तरह जंग खाया हुआ था। उस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। शुक्र है कि हमारे पास चाबी थी, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, झाड़ियों के पीछे से अचानक एक आदमी हमारे सामने आ टपका। माहौल में तनाव और गहरा हो गया। अथर्व ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आगे बोला, वो आदमी पूरा टल्ली था यार, नशे में धुत, कपड़े फटे हुए थे और बदन से शराब की इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थीं। आते ही उसने हमें गालियां बकनी शुरू कर दी। बहकी बहकी बातों में हमें लगातार धमका रहा था, भाग जाओ, वापस जाओ, यहाँ सिर्फ मौत है, ये जगह शापित है। पता नहीं क्या क्या बक रहा था वो पागल। सोहम, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, अब और चुप नहीं रह सका। हताशा भरे स्वर में उसने कहा, सर, हमने उसे भी सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा वो कोई लोकल शराबी है, शायद पैसे ऐंठने के लिए नाटक कर रहा है या बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब मिताली की रिपोर्ट आई है ना, तो कसम से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सर, जरा सोचिए, उस लड़के ने मरी हुई बिल्ली की बात कही थी और मिताली के गले पर बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। ये सब सिर्फ इत्तेफाक कैसे हो सकता है सर? इंस्पेक्टर सालुंके के चेहरे पर पसीने की एक महीन लकीर उभर आई। उन्होंने झट से उसे पोंछ लिया। फिर वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए और कमरे में धीरे धीरे टहलने लगे। कुछ सेकंड बाद चेहरे पर जबरदस्ती की झूठी मुस्कान चिपकाकर बोले, सुनो, तुम लोग शहर के पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो। 21वीं सदी में भूत प्रेत, शापित घर और भटकती आत्माओं की कहानियों पर भरोसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरे थाने के रिकॉर्ड में न ऐसी किसी आग लगने की और न ही किसी पुलिस वाले की मौत की कोई फाइल मौजूद है। ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बकवास है। वो दरवाजे की तरफ बढ़े, हैंडल पर हाथ रखा और अचानक रुक गए। बिना पीछे मुड़े बोले। अब आवाज थोड़ी सख्त थी, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार पुराने रिकॉर्ड जरूर चेक करूंगा, लेकिन मेरी वार्निंग याद रखना, ये घर छोड़कर कहीं जाने की होशियारी मत करना। बाहर जाना तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इतना कहकर इंस्पेक्टर सालुंके तेज कदमों से बाहर निकल गए। कुछ ही पलों बाद पुलिस जीप के जाने की आवाज आई और फिर घर में वही मनहूस सन्नाटा फैल गया। अथर्व खिड़की के पास खड़ा रहा, बाहर फैले अंधेरे को एकटक घूरता रहा। उसके दिमाग में खतरे की घंटी जोरों से बज रही थी। उसने सोहम की तरफ मुड़कर दबी हुई आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, भाई, तूने नोटिस किया इस पुलिस वाले का बर्ताव कितना अजीब है? 2 खून हो चुके हैं और वो हमें इसी मौत के कुएं में रहने का ऑर्डर देकर चला गया। न कोई सुरक्षा, न कोई कांस्टेबल। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहता हो कि हम यहीं रहें और मरें।
सोहम ने सिर पकड़ लिया, लाचारी भरे स्वर में बोला, तो क्या करें? बोल। अगर यहां से भागने की कोशिश की और पकड़े गए तो सीधा जेल। वो लोग तो पहले से ही हम पर शक कर रहे हैं। अथर्व ने गुस्से में बड़बड़ाया, तो क्या हम यहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें? पहले श्रीजा गई, फिर मिताली, अब अगला कौन? हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते सोहम। मुझे पूरा यकीन है ये इंस्पेक्टर हमसे कोई बहुत जरूरी बात छिपा रहा है। रात और भी गहरी होती जा रही थी। बाहर समंदर का शोर किसी भूखे जानवर की गुर्राहट जैसा लग रहा था। कमरे का माहौल इतना घुटन भरा हो चुका था कि अथर्व को लगा उसका दम निकल जाएगा। उसी पल उसने फैसला कर लिया, आज रात वो सोएगा नहीं, उसे ताजी हवा चाहिए थी। अथर्व ने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। धीरे धीरे वो पीछे वाले बरामदे की तरफ बढ़ा। उसने स्लाइडिंग डोर खोला और बाहर कदम रखा। ठंडी हवा का एक तेज झोंका सीधे उसके चेहरे से टकराया। उसने आसमान की तरफ देखा। आज चांद गायब था। ये अमावस की काली रात थी। घना अंधेरा माया हवेली को चारों तरफ से अपनी बाहों में जकड़े हुए था और दूर, कहीं बहुत दूर से कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें हवा में तैर रही थीं। सिगरेट का एक गहरा कश खींचते हुए अथर्व ने धुआं धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। वो धुआं अमावस के उस काले अंधेरे में कहीं गुम हो गया। उसकी आंखों के सामने समंदर का काला पानी नहीं था, बल्कि यादों की धुंधली तस्वीरें एक एक करके तैरने लगीं। लहरों के शोर के बीच उसे श्रीजा की वो बात याद आ गई। शूटिंग के दौरान जब उसने अथर्व का हाथ अपने हाथों में थाम लिया था, बड़े प्यार और जिम्मेदारी भरे लहजे में वो बोली थी, सुनना, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए ना तो प्लीज इस टीम को बिखरने मत देना, तू संभाल लेगा ना? तब अथर्व ने उसके माथे पर हल्की सी नोक दी थी और हंसते हुए बात टाल दी थी। पागल औरत, तुझे भला क्या होगा? हम सब यही तो हैं। अथर्व की आंखों के कोर धीरे धीरे गीले हो गए। टीम में किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई थी। दोनों ने सोचा था कि करियर थोड़ा सेट होते ही घर पर बता देंगे, लेकिन अब वो सारे सपने, वो वादे, सब इस माया हवेली की मनहूस खामोशी में राख हो चुके थे। तभी उसके कान के बिल्कुल पास हवा में तैरती हुई एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, ए अथर्व, यहाँ अकेले क्या कर रहा है? अथर्व का पूरा शरीर सिहर उठा। वो झटके से पीछे मुड़ा। हल्के अंधेरे में उससे कुछ ही दूरी पर अंकिता खड़ी थी, लेकिन उसके खड़े होने का अंदाज कुछ अजीब था। वो बिल्कुल सीधी, अकड़ी हुई किसी खंभे की तरह स्थिर खड़ी थी। अथर्व ने हैरानी और डर के बीच थोड़ा हकलाते हुए पूछा, अंकिता, तू यहाँ क्या कर रही है और ऐसे फुसफुसाकर क्यों बोल रही है? अंकिता ने बहुत ही धीमी, खोखली सी आवाज में जवाब दिया, धीरे बोल अथर्व, मैं समंदर के शोर में खलल नहीं डालना चाहती। अथर्व की नजर उसके चेहरे पर गई। अंकिता के बाल पूरी तरह गीले थे और उन्होंने उसका पूरा चेहरा ढक रखा था। पानी की बूंदें उसके बालों से टपकती हुई रेत पर गिर रही थीं। अथर्व ने अनजाने में एक कदम पीछे हटते हुए पूछा, तेरा चेहरा ऐसे क्यों ढका हुआ है? मेरा चेहरा? अंकिता की आवाज में एक अजीब सी खनक उभर आई। अगर तूने मेरा असली चेहरा देख लिया ना तो शायद तू डर जाएगा। इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वो हंसी किसी पिशाचिनी की थी। तभी समंदर की तेज हवा चली और उसके चेहरे से गीले बाल हट गए। सामने का मंजर देखते ही अथर्व का खून जैसे जम गया। उसकी नसों में मानो बर्फ भर गई हो। अंकिता का वो खूबसूरत चेहरा अब स्थिर नहीं था, वो लगातार बदल रहा था। कभी उस पर श्रीजा का सड़ा गला, जला हुआ चेहरा उभर आता, तो कभी मिताली का वो भयानक चेहरा दिखाई देता जिसका गला बेरहमी से नोचा हुआ था। वो खौफनाक आकृति अपने दोनों हाथ फैलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, अथर्व हमारे साथ नहीं आएगा, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अथर्व को अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने
अदृश्य रस्सी से उसका गला कस दिया हो। उसका दम घुटने लगा। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसके फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है। अथर्व, उठ भाई, क्या हुआ तुझे? एक जोरदार झटके के साथ अथर्व हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सांसें किसी धौंकनी की तरह तेज तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, जैसे वो अभी अभी समंदर से नहाकर निकला हो। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा। वो बीच पर नहीं था। वो माया हवेली के उसी पुराने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा था। उसके सामने सोहम, निरंजन और तेजस घबराए हुए खड़े थे। अथर्व ने अपने गले पर हाथ फेरते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? और वो सब? सोहम ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए चिंतित स्वर में कहा, शांत हो जा भाई, पहले पानी पी। तू यहीं ड्राइंग रूम के सोफे पर सो गया था। शायद कोई बहुत बुरा सपना देख रहा था। नींद में बहुत तड़प रहा था तू यार। अथर्व ने कांपते हाथों से पानी पिया। उसका दिमाग अब भी चकरा रहा था। तो क्या वो सब बीच पर जाना, अंकिता से मिलना, वो भयानक चेहरा, सब सिर्फ एक सपना था? लेकिन वो इतना सच क्यों लग रहा था? उसके गले पर अब भी उस दबाव का एहसास मौजूद था। अचानक उसकी नजर कमरे में मौजूद लोगों पर गई। सोहम, निरंजन, तेजस, रेवती सब मौजूद थे। लेकिन अथर्व का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने बदहवास होकर चिल्लाकर पूछा, अंकिता कहाँ है? अंकिता नजर नहीं आ रही। उसकी आवाज सुनते ही पास खड़ी रेवती का सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। कांपती, डर से भरी आवाज में बोली, अथर्व, इसीलिए तो हम तुझे उठाने आए हैं। अंकिता कहीं नहीं मिल रही है। मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठी तो उसका बिस्तर खाली था। हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं है। अथर्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीढ़ की हड्डी में एक तेज सिहरन दौड़ गई। वो सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। अथर्व झटके से खड़ा हुआ और पूरी ताकत से चिल्लाया, देर मत करो, फौरन बीच की तरफ चलो। मेरा सपना सच हो रहा है। वो पक्का उधर ही गई होगी, जल्दी चलो। अथर्व की बात सुनते ही सब पागलों की तरह पीछे वाले दरवाजे से बाहर भागे। बाहर का नजारा देखकर दिल दहल गया। उफ, कितना घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी और समंदर वो ऐसे गरज रहा था जैसे अभी सबको निगल लेगा। हम रेत पर दौड़ रहे थे। मोबाइल की लाइटें इधर उधर कांपती हुई नाच रही थीं। तभी रेवती की एक चीख ने पूरे शोर को चीर दिया। उसने कांपते हाथों से समंदर की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, वो देख, वो अंकिता ही है ना? जहां रेवती की उंगली थी वहीं टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सबके कदम जैसे रेत में जम गए। समंदर के काफी अंदर, जहां लहरें पूरी ताकत से उफान मार रही थीं, वहां पानी के बीचों बीच एक साया बैठा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी लेकिन वो कपड़े, वो कद काठी पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। वो अंकिता ही थी। लेकिन वो मंजर बेहद खौफनाक था। उसे देखते ही सबकी रूह कांप गई। अंकिता के लंबे घने बाल वो हवा में उड़ नहीं रहे थे, ना ही भीगकर उसके कंधों से चिपके थे। हवा में सीधे खड़े थे, जैसे जिंदा सांप हों, फन फैलाए हुए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही नहीं था। तूफानी लहरें उसके शरीर से टकरा रही थीं, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल स्थिर बैठी थी, न हिल रही थी, न कांप रही थी। डर के मारे हमारी सांसें अटक गईं, लेकिन सोहम, उसका गुस्सा उसके डर पर भारी पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, हद होती है यार, हम यहाँ पागलों की तरह इसे ढूंढ रहे हैं और ये मैडम यहाँ पानी में बैठकर ड्रामा कर रही हैं। रुक, अभी इसका भूत उतारता हूं मैं। सोहम तेजी से आगे बढ़ा ही था कि अथर्व ने झपटकर उसका हाथ पकड़ लिया। अथर्व ने फुसफुसाते हुए एकदम गंभीर लहजे में कहा, चुप कर सोहम, पागल है क्या? अपना दिमाग ठंडा रख। ये ड्रामा नहीं है, देख नहीं रहा, मामला कुछ और ही है। कुछ तो बहुत गलत है, चल संभल कर। अथर्व की बात सुनते ही सोहम ठिठक गया। हम चारों दोस्त, अथर्व, सोहम, तेजस और निरंजन, धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़े। बर्फ जैसा ठंडा पानी
जूतों के अंदर घुसने लगा। घुटनों तक पानी में उतरकर लहरों से जूझते हुए हम अंकिता के ठीक पीछे जा खड़े हुए। वो अब भी वैसे ही बैठी थी। रेवती ने किनारे से ही रोते हुए आवाज दी, अंकिता, तू इतनी रात को यहाँ पानी में क्यों बैठी है? प्लीज बाहर आ जा यार। कोई जवाब नहीं आया। वो हिली तक नहीं, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। सन्नाटा और भी गहरा गया। तेजस ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अंकिता के कंधे को छूते हुए बोला, अरे कुछ सुनती नहीं क्या? चल उठ यहां से। जैसे ही तेजस का हाथ उसके कंधे पर पड़ा, अंकिता के पूरे शरीर में एक जोरदार झटका लगा। उसने बहुत धीरे धीरे कट कट एक झटकेदार मशीनी अंदाज में अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा दी। टॉर्च की सीधी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वो चेहरा देखते ही अथर्व के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। अंकिता की आंखें, वो किसी इंसान की आंखें नहीं थीं यार। उसकी पुतलियां पूरी तरह पलट चुकी थीं। सिर्फ सफेद हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। चेहरे पर काली नसें उभरी हुई थीं और आंखों में एक अजीब सा खूंखारपन था। उसके होंठ हिले, लेकिन जो आवाज निकली वो अंकिता की नहीं थी। वो आवाज किसी गहरे सूखे कुएं से आती हुई भारी और मर्दाना थी। उसने अथर्व की आंखों में सीधा झांकते हुए एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, क्यों? मैंने तेरे पीछे आकर तुझे आवाज तो दी थी ना, पर तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। अथर्व, ये वही शब्द थे जो अथर्व ने अपने सपने में सुने थे। हकीकत और सपने के इस भयानक मेल ने हम सबको सन्न कर दिया। हम घबराकर 2 कदम पीछे हट गए। अंकिता या जो भी अब उसके शरीर में था, एक अजीब सी रूह कंपा देने वाली हंसी हंसने लगी। निरंजन थर थर कांपता हुआ हकलाते हुए बोला, तू कौन है और अंकिता के साथ ऐसा क्यों कर रही है? अथर्व को अब साफ समझ आ गया था कि बात लॉजिक से बहुत आगे निकल चुकी है। अंकिता के गले से निकली वो मर्दाना आवाज और अब ये खौफनाक खामोशी, सब कुछ चीख चीख कर एक ही बात कह रहा था, खतरा बहुत बड़ा है। अथर्व ने किसी तरह खुद को संभाला। उसने रेवती की तरफ देखा और सख्त आवाज में हड़बड़ाते हुए बोला, रेवती, खड़ी क्या है? देर मत कर, अंकिता को फौरन अंदर ले जा। खारे पानी और ठंडी हवा में अगर ज्यादा देर रही ना तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। रेवती ने कांपते हुए अंकिता का हाथ पकड़ा। उफ, वो हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। रेवती ने उसे उठाने की कोशिश की और फुसफुसाकर बोली, चल अंकिता, प्लीज अंदर चल, कपड़े पूरे गीले हैं, चेंज कर ले वरना बीमार पड़ जाएगी। हैरानी की बात यह थी कि अंकिता ने कोई विरोध नहीं किया। वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह या शायद एक बेजान कठपुतली की तरह चुपचाप रेवती के सहारे खड़ी हो गई। लेकिन जाते जाते उसने अपनी गर्दन हल्की सी तिरछी की और कनखियों से अथर्व की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी मुस्कान चिपकी हुई थी। वो नजर अथर्व को अंदर तक चीर गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद आज रात का शिकार अंकिता ही है, या फिर अंकिता सिर्फ एक जरिया है और असली निशाना कोई और। जब वो सब माया हवेली के अंदर दाखिल हुए तो हॉल की तेज ट्यूबलाइट की रोशनी ने वो सच दिखा दिया जिसे अंधेरे ने अब तक छुपा रखा था। जैसे ही रोशनी अंकिता पर पड़ी, सबके मुंह से एक साथ चीख निकल गई, हे भगवान! अंकिता का गोरा बदन खून से लथपथ था। उसके दोनों हाथों, गले और कंधों पर अनगिनत गहरी खरोंचें थीं। मांस उधड़ा हुआ था और लगातार खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे बेहद बेरहमी से नोच डाला हो। तेजस डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी, ये क्या है? अंकिता के शरीर पर ये निशान कैसे? इतना खून? सोहम आगे बढ़ा और गौर से उन घावों को देखने लगा। अचानक उसकी सांसें अटक गईं। उसने भारी और बेहद गंभीर आवाज में कहा, ये कोई मामूली खरोंच नहीं है तेजस, ध्यान से देख। ये धारियां, ये किसी जानवर के पंजों के निशान हैं, और जिस साइज के ये घाव है ना, मुझे पूरा यकीन है ये किसी बड़ी बिल्ली का काम है। बिल्ली शब्द सुनते ही अथर्व का दिल मानो पसलियां तोड़कर बाहर आने को हो गया। उसके दिमाग में जैसे धमाके होने लगे। मिताली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी
बिल्ली के पंजों का जिक्र था और फिर उस लड़के की कहानी, वो कोयले जैसी काली बिल्ली जो आग में जल मरी थी। अतीत और वर्तमान की कड़ियां इतने खौफनाक तरीके से जुड़ जाएंगी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। रेवती जो खुद बुरी तरह डरी हुई थी, किसी तरह अंकिता को सहारा देकर उसे बेडरूम की तरफ ले गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाकी चारों लड़के बाहर लिविंग रूम में मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कनों की आवाज कानों में शोर मचा रही थी। करीब 15 मिनट बाद बेडरूम का दरवाजा खुला। रेवती बाहर आई। उसका चेहरा सफेद कागज जैसा पड़ चुका था। माथे पर पसीना ठंडी रोशनी में चमक रहा था। अथर्व ने बेचैनी से तुरंत पूछा, क्या हुआ रेवती? अंकिता कैसी है? क्या उसने कुछ बोला? रेवती ने घबराहट में थूक निकला। उसकी आंखों में साफ दहशत थी। लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा, मैंने उसे कपड़े बदलवा कर सुला तो दिया है, लेकिन अथर्व, उस लड़की का बर्ताव वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो बस छत को घूरे जा रही है और बीच बीच में अकेले ही करके हंसने लगती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। निरंजन ने धीरे से पूछा, और वो खरोंचे? क्या उसने बताया? वो निशान कहां से आए? रेवती की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिहरती हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैंने उससे पूछा था। और पता है उसने क्या कहा? वो अपनी बहती हुई चोटों को सहलाते हुए बोली, अरे ये तो मेरी पालतू बिल्ली का प्यार है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। सोच सकते हो तुम लोग? तेजस अपनी जगह से उछल पड़ा। क्या बकवास है ये? पालतू बिल्ली? अंकिता को तो बिल्लियों से नफरत है। बचपन से फोबिया है उसे। अगर कहीं बिल्ली की परछाई भी दिख जाए तो वो रास्ता बदल लेती है। और आज वो कह रही है कि बिल्ली का नोचना प्यार है। रेवती फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अथर्व का हाथ कसकर पकड़ लिया। वही तो अथर्व, ये अंकिता की बोली नहीं है। मुझे लग रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि उसके अंदर कोई और है। क्या सच में यहाँ कोई भूत प्रेत है? अथर्व ने एक लंबी गहरी सांस ली। अब डरने का वक्त नहीं था, अब फैसले लेने का वक्त था। उसने बेहद सख्त लहजे में कहा, रेवती, ध्यान से सुन। आज रात तू अंकिता के कमरे में ही रहेगी। उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। दरवाजा अंदर से लॉक रखना। फिर उसने बाकी लड़कों की तरफ देखकर कहा, और हम चारों ठीक बगल वाले कमरे में रहेंगे। रेवती, जरा सी भी गड़बड़ लगे या अंकिता कुछ अजीब हरकत करे तो तुरंत जोर से चिल्लाना। हम 1 सेकंड में आ जाएंगे। रात का सन्नाटा अब जानलेवा होता जा रहा था। बाहर समंदर की लहरों के शोर के अलावा पूरी दुनिया खामोश थी। दिन भर की थकान और दहशत की वजह से सोहम, निरंजन और तेजस तो गहरी नींद में चले गए थे, लेकिन अथर्व, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ पुरानी छत की लकड़ियों को घूरे जा रहा था। उसका दिमाग बस बगल वाले कमरे में अटका हुआ था, जहां रेवती और अंकिता थीं। हर पल एक अनजाना डर उसे कुरेद रहा था। क्या आज रात फिर कुछ होगा? क्या रेवती अकेले उसे संभाल पाएगी? तभी बिल्कुल उसके कान के पास हवा में एक बेहद धीमी और ठंडी फुसफुसाहट तैरी। अथर्व जाग रहा है। अथर्व के रोंगटे खड़े हो गए। वो झटके से पलटा। कमरे में कोई नहीं था, बस उसके दोस्तों की धीमी सांसों की आवाजें थीं। क्या ये मन का वहम था या सच में किसी अदृश्य साये ने उसे पुकारा था? वो खुद को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी माया हवेली की शांति एक दिल दहला देने वाली, कान फाड़ देने वाली चीख से टूट गई। आवाज ठीक बगल वाले कमरे से आई थी। बिजली के झटके की तरह अथर्व और तेजस हड़बड़ाकर उठ बैठे। सोहम और निरंजन, जो गहरी नींद में थे, डर के मारे उछल पड़े। उनकी धड़कनें बेतहाशा भाग रही थीं। तेजस ने हाँफते हुए चिल्लाया, भाई, ये तो रेवती की आवाज थी ना? अथर्व बेड से कूद पड़ा। हाँ, अनर्थ हो गया, जल्दी चल। चारों लड़के नंगे पांव ही कॉरिडोर में दौड़ पड़े। सीधे बगल वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। उन्हें लगा था दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। धड़ाम से दरवाजा खोलते ही
अथर्व ने अंदर की लाइट जला दी, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनके कदम वहीं के वहीं ठिठक गए। कमरे में न कोई खून खराबा था, न कोई अफरा तफरी। रेवती बिस्तर पर बैठी थी। वो अपनी आंखें मल रही थी, जैसे अभी अभी गहरी नींद से जागी हो, और उसके बगल में चादर ओढ़े अंकिता शांति से सो रही थी। चादर के नीचे उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। चारों लड़कों को बदहवास और पसीने से तर देखकर रेवती हैरान रह गई। उसने माथे पर शिकन डालते हुए नींद भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे भागते हुए क्यों आए हो? कोई मुसीबत आ गई क्या? अथर्व का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो तय नहीं कर पा रहा था कि अपनी आंखों पर यकीन करे या अपने कानों पर। उसने हकलाते हुए पूछा, तू ठीक है? हमने अभी बहुत जोर की चीख सुनी थी रेवती। हमें लगा कि तू। रेवती ने उन्हें हैरानी से देखा, फिर बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बोली, चीख? कैसी चीख? वो हल्का सा जम्हाई लेते हुए बोली, अरे नहीं बाबा, मैं तो मजे से सो रही थी। तुम लोगों के शोर से आंख खुली है। फिर उसने चादर की तरफ इशारा किया। अंकिता भी सो रही है, देखो। अथर्व ने बेड पर पड़े उस गट्ठर की ओर देखा। वह बिल्कुल नहीं हिला। अपनी उलझन छिपाते हुए अथर्व बोला, ओह अच्छा, शायद हमारा वहम होगा, या बाहर से कोई आवाज आई होगी। ठीक है, तुम लोग सो जाओ, और हाँ, दरवाजा अच्छे से लॉक कर लेना। ये खुला क्यों था? रेवती ने बस कंधे उचका दिए। अथर्व ने भारी मन से दरवाजा बंद करवाया और अपनी टीम के साथ वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में लौटते ही सोहम ने झुंझलाकर तकिए पर घूंसा मारा। गुस्से और डर से भरी फुसफुसाहट में वह बोला, भाई, मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैंने रेवती की ही आवाज सुनी थी। मेरा कान खराब नहीं है यार। वो चीख एकदम साफ थी और इसी कमरे से आई थी। अथर्व ने सिर पकड़ लिया। परेशान और उलझे स्वर में उसने कहा, मैंने भी सुनी थी सोहम, हम सब ने सुनी थी, लेकिन वो लोग ऐसे रिलैक्स थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या ये सच में हमारा वहम है, या फिर वो हमसे कुछ छिपा रहे हैं, या जो वहां बैठी थी वो रेवती थी ही नहीं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। रात डर के साए में ही गुजर गई। करवटें बदलते बदलते सुबह होने तक थकान अथर्व पर हावी हो गई और आखिरकार उसकी आंख लग गई। जब अथर्व की नींद खुली तो कमरे में धूप फैल चुकी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 8:15 बज रहे थे। शिट, इतनी देर हो गई। उसी पल उसे कल रात की पूरी घटना याद आ गई। वह एक झटके में बिस्तर से उछला और नंगे पैर ही बगल वाले कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, रेवती, अंकिता, तुम लोग उठ गए क्या? अथर्व की हड़बड़ाहट सुनकर बाकी लड़के भी जाग गए और उसके पीछे दौड़ पड़े। अथर्व ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा पहले से खुला था, लेकिन अंदर घुसते ही चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सब पत्थर की तरह वहीं जम गए। कमरा खाली था। बेड पर कोई नहीं था। बिस्तर पूरी तरह सलीके से लगा हुआ था। चादरों पर एक भी सिलवट नहीं, जैसे वहां रात भर कोई सोया ही न हो। उन्होंने बाथरूम चेक किया, खाली। बालकनी देखी, वह भी खाली। निरंजन का गला सूख गया। कांपती हुई आवाज में वह बोला, वो दोनों कहां गईं? सामान तो यहीं है। इसके बाद उन्होंने पागलों की तरह पूरी माया हवेली छान मारी। छत, किचन, बागीचा, पीछे का अहाता, हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। अथर्व वापस उसी खाली कमरे में आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसका सबसे बुरा डर सच हो चुका था। उसने हताशा में सिर पकड़ लिया और बुदबुदाया, मैंने कहा था ना, मैंने पहले ही कहा था। वो चीख हमारा वहम नहीं थी। कल रात ही खेल खत्म हो चुका था। वो हमें धोखा दे रहा था। निरंजन लगभग चीखते हुए बोला, भाई, अब रोने का वक्त नहीं है। देर मत कर। इंस्पेक्टर सालुंके को फोन लगा, अभी के अभी। अथर्व के फोन करने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस की एक जीप माया हवेली के बरामदे में आकर रुकी। लेकिन जीप से उतरते हुए इंस्पेक्टर सालुंके की चाल में जरा भी वह जल्दबाजी नहीं थी जो 2 लड़कियों के अचानक गायब होने की खबर सुनकर होनी चाहिए थी। वह अपनी वर्दी ठीक करते हुए यूं टहलते टहलते अंदर आए, मानो सुबह की सैर पर निकले हों और गलती से यहां पहुंच गए हों। सालुंके साहब ने जेब से अपना मटमैला रुमाल निकाला, बड़े आराम से माथे का पसीना पोंछा,
फिर एकदम ठंडे और बेरुखे स्वर में पूछा, हाँ भाई, तो आखिरी बार उन दोनों को कब देखा था? उनकी यह बेरुखी अथर्व को अंदर तक चुभ गई। अथर्व ने एक ही सांस में घबराहट और गुस्से को दबाते हुए जवाब दिया, सर, कल रात करीब 3 बजे हमें एक चीख सुनाई दी थी, तो हम तुरंत जाकर देखने गए थे। तब वो दोनों सो रही थीं और फिर सुबह जब हम 8 बजे उठे तो बिस्तर खाली था। वो दोनों गायब हैं सर। सालुंके ने जवाब में एक लंबी उबासी ली। ठीक है, मैं अपने आदमी चारों तरफ लगा देता हूँ। हो सकता है सुबह सुबह टहलने निकल गई हूँ और रास्ता भटक गई हूँ। तुम लोग एक बार फिर तसल्ली से घर का कोना कोना देख लो। यह सुनते ही सोहम का सब्र टूट गया। वह लगभग चिल्ला पड़ा, सर, हम पूरा घर 10 बार छान चुके हैं। वो कहीं नहीं है, न छत पर, न बागीचे में, न बीच पर। क्या वो हवा में गायब हो गई हैं? सालुंके ने बिना कोई भाव दिखाए बस एक रटी रटाई पंक्ति दोहरा दी, चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। इतना कहकर बिना कोई मुआयना किए वह जैसे आए थे वैसे ही अपनी ही धुन में बाहर निकल गए। जैसे ही पुलिस की जीप गेट से ओझल हुई, तेजस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झुंझलाकर हवा में हाथ झटका और भड़कते हुए बोला, इस आदमी की दिक्कत क्या है यार? तुम लोगों ने देखा उसका बर्ताव कितना लापरवाह था। हमारी 2 दोस्त गायब हैं, शायद मर चुकी हैं और उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई साइकिल चोरी की रिपोर्ट लिखाने आए हों। अथर्व, जो अब तक खामोशी से खड़ा था, उसकी आंखों में अब गहरा शक उतर आया था। उसने तेजस के कंधे पर हाथ रखा और धीमी लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा, तू सही कह रहा है तेजस। 2 जाने गई हैं, 2 लोग गायब हैं और फिर भी वो कह रहा है चिंता मत करो। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है वो पुलिस वाला भी इस साजिश में मिला हुआ है। वो हमारी मदद नहीं करना चाहता, वो बस चाहता है कि हम यहीं इसी घर में सड़कर मर जाएं। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। मौत का डर अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। निरंजन ने हताश होकर दीवार से सिर टिका दिया और बोला, तो अब क्या रास्ता बचा है भाई? क्या हम बस यहीं बैठे रहेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे? अथर्व की आंखों में अब ठंडी आग जल रही थी। उसने सख्त लहजे में कहा, नहीं, बहुत हो गया। अगर हम अब भी इंतजार करते रहे और पुलिस के भरोसे बैठे रहे तो हम भी मारे जाएंगे। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। सोहम ने टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई। लेकिन कहाँ जाएंगे? लड़कियों को नहीं ढूंढेंगे क्या? अथर्व ने गेट की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ढूंढेंगे, लेकिन इस तरह अंधेरे में तीर चलाकर नहीं। हमें सुराग चाहिए सोहम। हमें इस माया हवेली का असली सच जानना होगा। हम पास की किसी बस्ती या लोकल मार्केट जाएंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, ये खबर सालुंके तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम चुपचाप निकलेंगे। बिना एक पल गंवाए सोहम ने गैरेज से गाड़ी निकाल ली। चारों दोस्त अथर्व, सोहम, तेजस और निरंजन जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। उनके चेहरों पर अब सिर्फ डर ही नहीं था बल्कि एक जिद भी थी, सच जानने की जिद। गाड़ी धूल उड़ाती हुई जैसे ही मेन रोड पर चढ़ी, उस सुनसान सड़क को देखते ही अथर्व के दिमाग में पहले दिन की बात बिजली की तरह कौंध गई। उस लड़के ने कहा था, इधर तो कोई माया हवेली नहीं है, यहाँ तो बस श्मशान जैसी खाली जमीन है। जो घर था वो सालों पहले जल गया था। अथर्व ने पीछे मुड़कर उस विशाल हवेली की ओर देखा जो अब धीरे धीरे नजर से ओझल हो रही थी। सच ही तो था, शहर से इतनी दूर इतना बड़ा आलीशान घर, लेकिन आसपास न कोई चाय की टपरी, न कोई दुकान, न कोई इंसान। उसके मन में सवाल उठने लगे, तो क्या उस शराबी और उस लड़के की बात सच थी? क्या ये घर वाकई शापित है, या फिर क्या ये घर असल में यहाँ मौजूद है भी या नहीं? गाड़ी चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। करीब 1-1.5 किलोमीटर निकल चुका था, लेकिन खिड़की के बाहर का नजारा बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिधर नजर जाती बस अंतहीन रेत ही रेत थी और मीलों तक फैले सूखे काले पेड़ों के कंकाल। न कोई इंसान, न कोई परिंदा, जानवर तो दूर की बात, चींटी तक दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ टायरों के नीचे कुचलती रेत की आवाज आ रही थी।
स्टीयरिंग पर सोहम की पकड़ और कसती जा रही थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने रियर व्यू मिरर में झांकते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, भाई मुझे लग रहा है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। इतना आगे निकल आए लेकिन न कोई मेन रोड दिख रही है न कोई इंसान। ये रास्ता आखिर जाता कहाँ है भाई? अथर्व का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। वो खिड़की से बाहर झांकते हुए चिंतित आवाज में बोला, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, सब कुछ कितना वीरान है। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया सालुंके को फोन करे, लेकिन अगले ही पल उसने ख्याल झटक दिया। मन ही मन बुदबुदाया, नहीं रहने दे। उस पुलिस वाले से मदद मांगना मतलब खुद सिर शेर के मुंह में देना। तभी उसकी नजर पिछली सीट पर पड़ी। निरंजन पिछले 10 मिनट से गर्दन झुकाए एकटक अपने मोबाइल को घूरे जा रहा था। अथर्व झल्ला गया, कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ निरंजन? कब से फोन में घुसे हो? हम यहाँ मुसीबत में फंसे हैं और तुझे मोबाइल की पड़ी है। निरंजन ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। सूखे गले से उसने कहा, अरे भाई गेम नहीं खेल रहा हूं, देखना फोन में नेटवर्क की एक डंडी तक नहीं है। सोचा था मैप्स ऑन करूं ताकि लोकेशन पता चले, लेकिन जीपीएस सिग्नल ही नहीं उठा रहा। क्या? अथर्व ने झपट कर अपनी जेब से फोन निकाला। सोहम और तेजस ने भी तुरंत अपने अपने फोन चेक किए। सबके फोन की स्क्रीन पर एक ही मनहूस मैसेज चमक रहा था, नो सर्विस। तेजस ने डर के मारे फोन सीट पर पटक दिया। सत्यानाश, हमारा तो बाहरी दुनिया से संपर्क ही टूट गया है यार। अब अगर मदद मांगनी भी हो तो किसको बुलाएंगे? माहौल में पैनिक फैलने लगा था। अथर्व ने जोर से चिल्लाकर सोहम का हौसला बढ़ाते हुए कहा, सोहम गाड़ी रोकना मत, बस चलाता रह, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। ऐसे बीच रास्ते में रुक गए तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सोहम ने एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी फिर से दौड़ने लगी, लेकिन वक्त जैसे थम सा गया था। सुबह की हल्की धूप अब दोपहर की तीखी जलन में बदल चुकी थी। सूरज सिर के ठीक ऊपर था, मानो आग बरसा रहा हो। ऐसी चलने के बावजूद कार के अंदर गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन रास्ता उसका कोई अंत ही नहीं था। वही झाड़ियां, वही रेत और वही समंदर का लगातार शोर। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी टाइम लूप में फंस गए हों। जितना भी आगे बढ़ो, हर बार उसी जगह वापस आ जाओ। तभी अचानक तेजस की नजर किसी चीज पर पड़ी। उसने जोश में आगे की ओर उंगली उठाई और चिल्लाया, भाई भाई ब्रेक मार, वो देख, वो क्या है? सोहम ने जोर से ब्रेक लगाया। टायरों की चीख के साथ गाड़ी झटके से रुक गई। समंदर के दूसरी तरफ घने और सूखे पेड़ों के झुंड के बीच एक पुरानी जर्जर सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। वो पेड़ों के पीछे इतनी होशियारी से छिपी हुई थी कि पहली नजर में दिखाई ही न दे। सोहम ने हैरानी से कहा, अजीब है यार, ये घर तो आते वक्त नहीं दिखा था। हम इसी रास्ते से तो आए थे ना? अथर्व ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी आवाज अब गंभीर हो चुकी थी। सोहम, आते वक्त मैंने कुछ निशान याद रखे थे, एक सूखा पेड़, एक बड़ा सा पत्थर, लेकिन यहाँ उनमें से एक भी चीज नहीं है। मुझे लग रहा है हम रास्ता भटक चुके हैं, ये वो रास्ता है ही नहीं। उसने उस झोपड़ी की ओर देखा। इस वीराने में वही उम्मीद की एकमात्र किरण थी। अथर्व ने मन पक्का करते हुए कहा, चल उतर कर देखते हैं, शायद वहां कोई रहता हो जो हमें सही रास्ता बता सके। गाड़ी से उतरकर लू के तेज थपेड़ों का सामना करते हुए वे चारों दबे पांव उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, जगह कुछ अलग सी लगने लगी। ये कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी, बल्कि किसी पुराने आश्रम या किसी तांत्रिक के ठिकाने जैसी प्रतीत हो रही थी। वहां का माहौल अजीब तरह से शांत था, बाहर फैली मनहूसियत से बिल्कुल अलग। दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं दिया। अथर्व ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, कोई है? जी, सुन रहे हैं, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, बहुत मुसीबत में हैं। उसकी आवाज गूंज बनकर लौट आई। काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। फिर अंदर के अंधेरे से खड़ाओं की आवाज सुनाई दी, खट
खट धीरे धीरे एक बुजुर्ग बाहर आए। उनका व्यक्तित्व किसी ऋषि जैसा था। शरीर पर सादा सफेद चौघा, माथे पर अद्भुत तेज और सीने तक लहराती दूध सी सफेद दाढ़ी। उनकी आंखें किसी गहरी झील की तरह शांत थीं, लेकिन उनमें ऐसी चमक थी जो मानो रूह के आर पार देख ले। उन्हें देखते ही समझ आ गया, यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई सिद्ध पुरुष हैं। वे बाहर आए और चारों लड़कों को सिर से पैर तक निहारते रहे। फिर बेहद भारी और गंभीर आवाज में बोले, तुम लोग कौन हो बेटा? मौत की इस नगरी में रास्ता भटक कर कैसे आ गए? इधर तो जिंदा इंसान कभी नहीं आते। दरवाजे पर खड़े उन बुजुर्ग ने जब उन चारों के डरे हुए चेहरे देखे तो उनके होठों पर एक बेहद प्यारी तसल्ली देने वाली मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से हाथ उठाया और बोले, डरो मत बच्चों, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बरसों पहले जब यहाँ इंसानों की बस्ती हुआ करती थी ना, तब लोग मुझे दत्ता महाराज कहते थे। तुम भी मुझे उसी नाम से बुला सकते हो। दत्ता महाराज का नाम सुनते ही और उनके चेहरे पर फैले उस नूर को देखकर अथर्व के अंदर जो तूफान मचा हुआ था वो एक पल के लिए थम गया। ऐसा लगा जैसे डूबते हुए इंसान को अचानक तिनके का सहारा मिल गया हो। उसका सब्र टूट गया। वो लगभग दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और दत्ता महाराज के चरणों में गिर पड़ा। हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा हमें बचा लीजिए, हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं महाराज। कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूल भुलैया में कैद हो गए हों। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। प्लीज बाबा हमारी मदद कीजिए। दत्ता महाराज ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वे बस अपनी गहरी शांत आंखों से उस डरे हुए बच्चे को देखते रहे। फिर धीरे से उन्होंने अपना दायां हाथ अथर्व के सिर पर रख दिया। वो स्पर्श वो कोई साधारण छूना नहीं था। अथर्व को ऐसा लगा जैसे तपती धूप में किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। दिमाग का सारा शोर, सारा डर, सारी बेचैनी, सब कुछ एक ही पल में गायब। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। उसकी उखड़ी हुई सांसें अब धीरे धीरे शांत होने लगी थीं। थोड़ी देर तक वहां सिर्फ हवा की आवाज थी, सांय सांय। फिर महाराज ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज भारी थी, जैसे किसी पुरानी अंधेरी गुफा से आ रही हो। बेहद गंभीर होकर वे बोले, मैं समझ गया, सब समझ गया बेटा। तुम्हारी आंखों में वो खौफ मैं साफ पढ़ सकता हूँ, लेकिन सच कड़वा होता है। अब और कुछ नहीं किया जा सकता। तीर कमान से निकल चुका है, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अथर्व का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए अविश्वास से पूछा, तीर कमान से निकल चुका है? इसका क्या मतलब है महाराज? हमसे गलती कहाँ हुई? हम तो बस रास्ता पूछने। महाराज ने उसकी बात काटते हुए कहा, गलती तो उसी पल हो गई थी जब तुमने उस वीराने में कदम रखा था। फिर वे एक पल के लिए रुके और जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। तुम लोग जिस माया हवेली में पनाह लिए बैठे हो ना, जिसे तुम एक आलीशान हवेली समझ रहे हो, हकीकत में वो वहां है ही नहीं। चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दत्ता महाराज ने अपनी बात जारी रखी, वो कोई घर नहीं है, वो एक मौत का कुआं है। तुम्हें जो दीवारें, जो छत, जो कमरे दिख रहे हैं ना, वो सब सिर्फ एक माया है, एक छलावा। वो भटकती रूहें चाहती हैं कि तुम उसे देखो, इसीलिए वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वरना वहां राख और मलबे के सिवा कुछ भी नहीं है। सोहम जो पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था, डर के मारे कांपने लगा। उसने हकलाते हुए पूछा, वे लोग, वे कौन है महाराज? और कोई घर भ्रम कैसे हो सकता है? हमने उसे छू कर देखा है, हम वहां सोए हैं, खाना खाया है, ये सब कैसे मुमकिन है? दत्ता महाराज ने अपनी नजरें दूर शून्य में टिका दी, जैसे अतीत के पुराने पन्ने पलट रहे हों। उनकी आंखों में एक पुराना दर्द तैरने लगा। फिर उन्होंने धीमी रूहानी आवाज में कहना शुरू किया, ध्यान से सुनो, ये आज की बात नहीं है, आज से करीब 40 साल पहले की कहानी है। तब मैं भी तुम्हारी ही तरह जवान था। उस वीरान जगह पर सच में एक बहुत बड़ी आलीशान हवेली हुआ करती थी, माया हवेली। वहां एक बहुत रईस बिजनेसमैन रहता था और उसके साथ उसकी 2 खूबसूरत जवान बेटियां। सब कुछ खुशहाल था,
लेकिन फिर एक मनहूस काली रात आई जब उस घर में एक भयानक आग लग गई। झोपड़ी के बाहर हवाएं अब भी जोरों पर थीं, लेकिन अंदर अंदर एकदम श्मशानी सन्नाटा था। चारों दोस्त दत्ता महाराज को ऐसे सुन रहे थे जैसे किसी ने उन पर काला जादू कर दिया हो। दत्ता महाराज की आवाज अब और भी भारी हो गई। उस रात अग्निदेव का ऐसा तांडव हुआ बेटा कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो रईस बिजनेसमैन और उसकी दोनों जवान बेटियां सब उस आग में जिंदा जलकर राख हो गए, और उनके साथ उनकी वो कोयले जैसी काली बिल्ली भी उसी आग में तड़प तड़प कर मर गई। बस तभी से उस जले हुए खंडहर में उन बेचैन आत्माओं का आना जाना शुरू हो गया। अथर्व की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने हाईवे पर मिले उस लड़के का चेहरा घूम गया। उसकी एक एक बात पत्थर की लकीर साबित हो रही थी। बिल्ली, आग, मौत, सब कुछ सच था। निरंजन ने थूक निगलते हुए बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ महाराज? दत्ता महाराज ने शून्य में देखते हुए कहा, जब ये हादसा हुआ था तब शहर से एक पुलिस अफसर इसकी जांच करने आया था। बहुत ईमानदार था, हार मानने वालों में से नहीं था। लेकिन इस घर में कदम रखने के 2-3 दिन बाद ही उसकी लाश पास के जंगल में मिली। वो एक पल रुके, फिर बोले, उसकी मौत किसी हथियार से नहीं हुई थी। किसी ने उसके गले की नली को अपने पंजों से नोचकर बाहर निकाल दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि वो घाव किसी इंसान के नहीं थे, बल्कि किसी आदमखोर बिल्ली के थे। ये सुनते ही तेजस का दिमाग सुन्न पड़ गया। पुरानी कड़ियां आपस में जुड़ने लगीं। मिताली की मौत, पुलिस वाले का अजीब बर्ताव, उसकी नींद न आना। तेजस डर के मारे लगभग चिल्ला उठा। इंस्पेक्टर सालुंके, दत्ता महाराज ने दुख भरी नजरों से उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिला दिया। राज्य से पर्दा उठाते हुए बोले, वक्त के साथ वो आलीशान हवेली एक भयानक तूफान में टूटकर मिट्टी में मिल गई थी। अब वहां सिर्फ घना जंगल और वीरान खंडहर है। लेकिन जब भी उन भूखी आत्माओं को शिकार करने का शौक चढ़ता है ना, तो वो अपनी माया से उस पुरानी हवेली को फिर से खड़ा कर देती हैं। तुम लोग पिछले 1 हफ्ते से जिस घर में रह रहे हो, जिस छत के नीचे सो रहे हो, वो असल में एक भ्रम है, एक छलावा है। वहां राख और मलबे के सिवा कुछ भी नहीं है। चारों लड़कों को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई हो। अथर्व का गला सूख गया। वो कांपते हुए बोला, तो फिर इंस्पेक्टर सालुंके, हम जिससे बात कर रहे थे, वो कौन है? महाराज ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा वो पुलिस वाला भी उसी भ्रम, उसी मायाजाल का हिस्सा है बेटा। वो वही पुलिस अफसर है जो सालों पहले जांच करने आया था और मारा गया। उसकी आत्मा आज भी उस शापित चक्र में कैद है। वो मुक्ति नहीं पा सका, इसीलिए अब वो उन शैतानी ताकतों के लिए नए शिकार ढूंढ कर लाता है। अथर्व पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रह गया। इसका मतलब पिछले कई दिनों से वो लोग भूतों, लाशों और सायों के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे थे। उन्होंने जो खाना खाया, जिस बिस्तर पर सोए, क्या वो सब सिर्फ एक धोखा था? अचानक दत्ता महाराज की आवाज ऊंची हो गई, जाओ, अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। जिस रास्ते से आए हो, बिना पीछे मुड़े उसी रास्ते से वापस चले जाओ। उन्होंने तुम्हें बुरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया है। इस भूल भुलैया से जिंदा निकलना आसान नहीं है, लेकिन अभी भी एक मौका है। अथर्व जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर रुक गया। दिल में एक गहरी कसक थी। वो दर्द भरी आवाज में चीख पड़ा, लेकिन महाराज, हमारी 2 दोस्त रेवती और अंकिता, वो तो गायब हैं। हम उन्हें उन राक्षसों के बीच छोड़कर कैसे जा सकते हैं? दत्ता महाराज की आंखों में करुणा तैर आई। वो धीमी भारी आवाज में बोले, वो बुरी शक्तियां कम उम्र की खुशमिजाज लड़कियों से नफरत करती हैं बेटा। वो उन्हें खुश नहीं देख सकती। अब बहुत देर हो चुकी है, शायद तुम कुछ भी न कर पाओ। लेकिन फिर उन्होंने अथर्व की आंखों में वो आग देखी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। महाराज ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने गले से एक पुराना काले धागे वाला ताबीज उतारा और उसे अथर्व की हथेली पर रख दिया। मुट्ठी बंद कराते हुए बोले, तो सुनो,
अगर मौत के मुंह में जाना ही है तो निहत्थे मत जाओ। ये ताबीज रख लो, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा वो बुरी शक्तियां तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। ये तुम्हें उनके हर वार से बचाएगा। अथर्व ने उस ताबीज को कसकर पकड़ लिया जैसे उसे कोई ढाल मिल गई हो। दत्ता महाराज ने थोड़ा झुककर एक और बड़ा राज खोला। और एक बात गांठ बांध लो बेटा, उस खंडहर के मलबे में कहीं न कहीं उस रईस आदमी की एक अधजली पेंटिंग दबी हुई है। उस शैतान की असली जान और ताकत उसी तस्वीर में कैद है। अगर तुम उस पेंटिंग को ढूंढकर उसे पूरी तरह जलाकर राख कर सको तो ये खौफनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सब आजाद हो जाएंगे। उन्होंने अथर्व के कंधे पर हाथ रखा। जाओ, लेकिन याद रखना, वहां जो दिखता है वो सच नहीं है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दत्ता महाराज से आशीर्वाद। और वो ताबीज लेकर जब हम बाहर निकले तो सूरज डूब चुका था। चारों तरफ बस गहरा काला अंधेरा था। हमारी गाड़ी पूरी रफ्तार से उसी मनहूस जगह की तरफ भाग रही थी। रास्ते भर किसी ने एक शब्द नहीं बोला, बस इंजन की गरज और टायरों का शोर गूंज रहा था। जैसे ही हम उस जगह के करीब पहुंचे सोहम ने जोर से ब्रेक पर पैर मारा। गाड़ी फिसलती हुई आकर रुक गई। गाड़ी की हेडलाइट्स की पीली रोशनी में सामने जो मंजर था, भाई साहब, वो किसी नर्क से कम नहीं था। माया हवेली आग का एक विशाल गोला बन चुकी थी। लपटें आसमान को छू रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान ही जल रहा हो। आग इतनी भयानक थी कि लगता था सब कुछ खाक हो जाएगा। लकड़ियों के चटकने की आवाजें बम धमाकों जैसी सुनाई दे रही थीं। अथर्व, वो तो एक झटके में कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ा। संतुलन बिगड़ा, गिरते गिरते बचा, लेकिन रुका नहीं। वो उस आग की तरफ पागलों की तरह दौड़ा। उसने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, रेवती, अंकिता, बाहर आओ, प्लीज बाहर निकलो यार, हम आ गए हैं। लेकिन उसकी आवाज आग के शोर और समंदर की गर्जना में कहीं दबकर रह गई। सामने से कोई जवाब नहीं आया। गिरती हुई छतों की और टूटती दीवारों की धड़ाम धड़ाम की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद वो दोनों लड़कियां अंदर बचने की आखिरी कोशिश कर रही हों, या शायद तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। श्रीजा और मिताली को ये घर पहले ही निगल चुका था और आज बची खुची उम्मीदें भी इस आग में स्वाहा हो गईं। अथर्व के कदम लड़खड़ा गए। वो वहीं रेत पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसने जमीन पर मुक्का मारा। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। इस राक्षसी घर ने हमारी 4 जिंदगियों को निगल लिया और मैं बस तमाशबीन बनकर देखता रहा। सोहम, निरंजन और तेजस कार के पास मूर्तियों की तरह खड़े थे। हिल भी नहीं पा रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो 8 दोस्त जो हंसते खेलते फिल्म बनाने आए थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी कहानी का दी एंड इतना खौफनाक होगा। 4 दोस्त हमेशा के लिए इस मायावी मौत के कुएं में समा गए थे और बाकी 4 अब जिंदा लाश बनकर रह गए थे। आग अपनी रफ्तार से जलती रही। उसे बुझाने वाला कोई नहीं था। समंदर की लहरें तट से टकरा रही थीं, जैसे इस बर्बादी पर तालियां बजा रही हों। तभी कहानी ने एक भयानक पलटी मारी। अथर्व ने कुछ नोटिस किया। उसने झपटकर सोहम का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, ध्यान से देख सोहम, घर जल रहा है, लेकिन पेड़ नहीं जल रहे। इतनी भयानक आग है, फिर भी हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही। ये वही माया है जिसके बारे में महाराज ने बताया था। सोहम ने कांपते हाथ बढ़ाकर महसूस किया। सचमुच हवा में आग का शोर था, लेकिन तपिश गायब थी। अथर्व की आंखों में पागलपन उतर आया। ये आग असली नहीं है, ये हमें डराने के लिए है ताकि हम अंदर न जाएं। रेवती और अंकिता अंदर ही हैं। चलो, बिना एक पल गंवाए अथर्व उस धधकती आग के अंदर कूद गया। सोहम, निरंजन और तेजस भी जय बजरंग बली कहते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। जैसे ही हमने उस आग की दीवार को पार किया, नजारा पूरी तरह बदल गया भाई। बाहर आग थी,
लेकिन अंदर अंदर आग नहीं थी। वहां एक भयानक हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक थी। वो आलीशान हॉल अब एक पुराने सड़े हुए और बदबूदार खंडहर जैसा दिख रहा था। दीवारों पर काई जमी थी और छत से टप टप पानी गिर रहा था। और हॉल के ठीक बीचों बीच एक भयानक तांत्रिक क्रिया चल रही थी। रेवती और अंकिता हवा में लटकी हुई थीं, जमीन से कुछ फीट ऊपर। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी बेहोशी जैसी नींद में हों। और ठीक उनके नीचे फर्श पर 2 जले हुए काले कंकाल खड़े थे। शायद वही 2 बहनें जो सालों पहले मर चुकी थीं। उन सब के सामने खड़ा था इंस्पेक्टर विश्वास सालुंके, लेकिन वो सालुंके नहीं था जिसे हम जानते थे। उसका चेहरा अब पिघले हुए मोम जैसा लग रहा था और उसकी आंखें बिल्ली जैसी पीली और चमकदार। सालुंके ने एक खौफनाक, रूह कंपा देने वाली हंसी हंसी, फिर हमारी तरफ देखकर बोला, बेवकूफ लड़कों, मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया था, लेकिन तुम खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गए। आज मालकिन बहुत खुश होंगी, उन्हें खेलने के लिए 4 नए खिलौने मिल गए हैं। यह कहते हुए उसने वहां खड़े उन दोनों बहनों के कंकालों की ओर इशारा किया। तभी हॉल के एक अंधेरे कोने से एक विशालकाय परछाई बाहर निकली। वो वही मालकिन थी, एक बिल्ली के रूप में, लेकिन उसका आकार किसी शेर जितना बड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वो धीरे धीरे सोहम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सबसे खौफनाक थी उसकी आवाज। जब उसने गुर्राकर आवाज निकाली तो ऐसा लगा जैसे 2 अलग अलग लड़कियों की चीखें एक साथ गूंज रही हों। तभी अथर्व सब समझ गया। वो जोर से चिल्लाया, ये बिल्ली ही इस सब की जड़ है। उस आग में जलते वक्त उन दोनों बहनों की तड़पती हुई आत्माएं अपनी प्यारी बिल्ली के शरीर में समा गई थीं। ये बिल्ली ही वो दोनों बहनें हैं, 2 जिस्म और एक शैतानी जान। इनका गुस्सा, इनकी नफरत, सब मिलकर इस जानवर के रूप में जिंदा हैं। यही इस माया जाल की असली जड़ है। बिल्ली ने एक भयानक दहाड़ मारी और हम पर झपट पड़ी। अथर्व ने पास पड़ा एक भारी जंग लगा लोहे का रॉड उठाया और चिल्लाया, तेजस, निरंजन, लड़कियों को उतारो। सोहम, मेरे साथ आ। एक तरफ निरंजन और तेजस ने हवा में लटकी लड़कियों के पैरों को पकड़कर उन्हें नीचे खींचना शुरू किया। दूसरी तरफ अथर्व और सोहम उस शैतानी बिल्ली से भिड़ गए। बिल्ली ने अचानक अपना पंजा मारा। खच! सोहम की छाती पर एक गहरा घाव बन गया। वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सोहम! अथर्व पूरी ताकत से चिल्लाया और दौड़कर उस बिल्ली के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, लेकिन रॉड बिल्ली के आर पार निकल गई। वो कोई ठोस शरीर नहीं थी, वो धुआं थी। अथर्व का दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये कोई शरीर नहीं है, इसकी जान कहीं और कैद है। तभी अथर्व की नजर हॉल के उस अंधेरे कोने पर पड़ी जहां टूटे फूटे मलबे के बीच एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी फ्रेम लटकी हुई थी। उसने ध्यान से देखा, वो वही अधजली पेंटिंग थी। आग ने उसे आधा जला दिया था, लेकिन बची हुई तस्वीर में वो रईस आदमी और उसकी गोद में बैठी काली बिल्ली साफ दिखाई दे रही थी। और सबसे डरावनी बात, उस तस्वीर में उस बिल्ली की आंखें आज भी किसी जिंदा शैतान की तरह चमक रही थीं, बिजली की चमक की तरह। दत्ता महाराज की चेतावनी अथर्व के कानों में गूंज उठी, बेटा, उस शैतान की असली जान उसी अधजली तस्वीर में कैद है। अगर उसे ढूंढकर जला सको तो ये खेल वहीं खत्म हो जाएगा। अथर्व का चेहरा उम्मीद से चमक उठा। मंजिल मिल चुकी थी। वो पूरी ताकत से सोहम की तरफ चिल्लाया, सोहम, वहां देख। उस कोने में दत्ता महाराज ने इसी अधजली पेंटिंग के बारे में बताया था। इस शैतान की जान उसी तस्वीर के अंदर है। हमें उसे जलाना होगा, अभी के अभी। अथर्व ने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ लगा दी, लेकिन तभी सालुंके उसे रोकने के लिए बीच में आ गया। नहीं, तुम इसे नहीं छू सकते। सालुंके ने अथर्व का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। अथर्व का दम घुटने लगा, लेकिन तभी नीचे से सोहम ने पूरी ताकत से सालुंके के पैर पर एक बड़ा पत्थर दे मारा। सालुंके की पकड़ ढीली पड़ गई। अथर्व नीचे गिरा, लुढ़का और उसके हाथ पास पड़ी एक जलती हुई मशाल लग गई।
वो कोई भ्रम नहीं था, मलबे के बीच सुलगती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा था। अथर्व ने नफरत से भरी आवाज में कहा, वापस नर्क में जा शैतान। और उसने वो जलती हुई लकड़ी सीधे उस पेंटिंग पर दे मारी। जैसे ही उस अधजली पेंटिंग ने आग पकड़ी, पूरा हॉल एक ऐसी रूह कंपा देने वाली चीख से गूंज उठा जिसे सुनकर पत्थरों का दिल भी दहल जाए। वो चीख भाई साहब, वो सिर्फ उस बिल्ली या सालुंके की नहीं थी। उस एक आवाज में दो अलग अलग लड़कियों की दर्दनाक चीखें मिली हुई थीं। वही दोनों बहनें जो सालों से उस बिल्ली के शरीर में कैद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आत्माएं एक ही सुर में अपनी आजादी और अपने दर्द के लिए चीख रही हों। वो विशाल काली बिल्ली जमीन पर लौट-पोट होकर बुरी तरह तड़पने लगी। अब उसकी आंखों में आग नहीं थी, सिर्फ खौफ था। और देखते ही देखते उसका भारी भरकम शरीर काले धुएं में बदलने लगा। उधर सालुंके और वो दो खड़े कंकाल भी उस दिल दहला देने वाली चीख के साथ राख बनकर हवा में बिखरने लगे। ऐसा लगा जैसे उनका कभी कोई वजूद ही नहीं था। जैसे ही वो काला साया पूरी तरह मिटा, हवा में लटकी हुई रेवती और अंकिता किसी कटी हुई पतंग की तरह धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। तभी ऊपर से जलती हुई छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। अथर्व ने पूरी ताकत से चिल्लाकर सबको चेताया, भागो, ये घर गिर रहा है, जल्दी निकलो यहां से। एक पल भी गनवाए बिना अथर्व ने बेहोश पड़ी अंकिता को अपने कंधे पर उठा लिया और सोहम ने रेवती को अपनी बाहों में थाम लिया। मौत हमारे ठीक पीछे दौड़ रही थी यार। हम लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते, मलबे और धुएं के उस भयानक गुबार से बाहर की ओर भागे। पीछे से छत के गिरने और दीवारों के ढहने की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे वो घर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। हम हांफते हुए बाहर निकले और सुरक्षित रेत पर धड़ाम से गिर पड़े। इतने दिनों का डर, थकान और इस जानलेवा संघर्ष ने हमारे शरीर को तोड़ दिया था। अब जब हम सुरक्षित थे तो शरीर ने भी जवाब दे दिया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अथर्व ने सोहम की ओर हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। एक एक करके हम सब रेत पर लुढ़क गए। समंदर की ठंडी हवा के बीच गहरी बेहोशी ने हम सबको अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आंखों पर पड़ी तो अथर्व हड़बड़ाकर उठ बैठा। पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान साफ दिख रहे थे। उसने सामने देखा, वहां कोई माया हवेली नहीं थी। वहां सिर्फ ईंट पत्थरों का एक बहुत पुराना ढेर था जिस पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर 100 साल पहले ही ढह चुका हो। बगल में सोहम, निरंजन, तेजस, रेवती और अंकिता सब बेहोश पड़े थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। वे जिंदा थे। अथर्व की आंखों से आंसू बह निकले। श्रीजा और मिताली, हम उन्हें खो चुके थे। उनकी लाशें शायद कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन उसने अपना वादा निभाया था। बाकी दोस्तों को बचा लिया था। तभी दूर से किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। असली पुलिस और रेस्क्यू टीम आ रही थी। शायद दत्ता महाराज ने भेजा था या शायद किसी और ने। अथर्व लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उस खंडहर को आखिरी बार देखा। अब वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन वह जानता था कि यह सन्नाटा अब उसकी पूरी जिंदगी का साथी बनने वाला था। उसने अपने दोस्तों को धीरे धीरे जगाया। उठो, हम बच गए, चलो घर चलते हैं। लहरों के शोर में आज मौत का खौफ नहीं था, लेकिन जीत का शोर भी नहीं था। यह जिंदगी की एक नई शुरुआत थी, सुरक्षित, लेकिन उन बिछड़े दोस्तों की यादों के साथ बेहद भारी। तो दोस्तों, ये थी माया हवेली की वो खौफनाक रात। उफ, एक गहरी सांस लीजिए आप भी। कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन सच कहूं तो इसका असर शायद अब भी दिमाग में गूंज रहा है। अथर्व ने अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्तों को उस नर्क से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन श्रीजा और मिताली, उनकी जो खाली जगह रह गई है, शायद वो कभी पूरी नहीं भर पाएगी। कभी कभी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं ना, तो सच में रूह कांप जाती है। जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं,
जिसे छू सकते हैं। अगर वही सच ना हो तो फिर भरोसा आखिर करें किस पर? दत्ता महाराज ने बिल्कुल सही कहा था, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आज की इस कहानी ने आपकी धड़कनें भी जरूर तेज कर दी होंगी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश या ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, कमेंट में सच सच बताइएगा, इस पूरी कहानी में वो कौन सा पल था जिसने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया? वो बिल्ली की भयानक आवाज या फिर इंस्पेक्टर सालुंके का वो खौफनाक सच? मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और आपका नजरिया जानना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रहस्यों से भरी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारी इस फैमिली में शामिल हो जाइए। और हाँ, घंटी जरूर बजाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द मिलूंगा एक और नई रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और जाते जाते एक छोटी सी वार्निंग, अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर कोई अजनबी दिख जाए या कोई पुराना वीरान खंडहर नजर आए तो वहां रुकने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रात्रि।